अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने पिछले लेक्चर्स को भी कवर कर लिया होगा। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है फिजिक्स क्लास 10th का, और इसमें हम लोग कुछ 7 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जान चुके हैं, हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के फिनोमेना को अच्छी तरह समझ चुके हैं, हम जो रेडिएशंस निकलती हैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर से वो उसको अच्छी तरह समझ चुके हैं, उनके नेचर को समझ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जान चुके हैं। हम हाफ लाइफ का जो फिनोमेना है उसको समझ चुके हैं कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर हमने रेडियो आइसोटोप्स को जाना और उनके क्या यूजेस होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उनको भी हमने जाना। कार्बन डेटिंग क्या होती है उसको भी समझा हम लोगों ने। और फिर लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को समझा था। हमने कहा था कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। एक न्यूक्लियर फिजन होती है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे और स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आज हम उसका ऑपोजिट पढ़ेंगे। एक और रिएक्शन होता है जिसमें देखो, अगर एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है टूटकर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 छोटे न्यूक्लियस मिलके एक हैवी एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर हमारे एग्जाम में मौजूद है। छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसकी भी जो हेडिंग्स है वो मैंने सीक्वेंस में बताई हुई है। ऐसे शुरू में नहीं बताई गई, सीक्वेंस में बताई गई है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हेडिंग आते जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को भी इम्बैलिश कर लीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बेसिक नो हाउ इसकी। देखो, जब 2 छोटे न्यूक्लियाई, लाइट कहते हैं हल्के, छोटे न्यूक्लियाई हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक हैवी न्यूक्लियाई, एक बड़ा न्यूक्लियाई, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूजन का मतलब ये होता है, फ्यूजन का मतलब ये होता है ब्लेंडिंग थ्रू मेल्टिंग, ठीक है। तो ये इसका जो लिटरल मीनिंग होता है फ्यूजन का ये होता है। तो यहाँ पे भी जब हम 2 छोटे न्यूक्लियाई को मिलाकर कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें सॉर्ट ऑफ मेल्टिंग की तरह इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इतनी आराम से आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली वही सेंस प्रिवेल करके, जैसे मेल्टिंग के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो इनको भी फ्यूज़ करने के लिए आपस में, ताकि एक बड़ी फॉर्म में चली जाए, बड़े न्यूक्लियस बना दें, तो उसके लिए इनको काफ़ी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप अंदाज़ा करिए कि अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हम लोग सिवाय एक हाइड्रोजन बम के, ठीक है, एक हाइड्रोजन बम के हम कोई ऐसी चीज़ बना नहीं पाए जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो खैर ये बातें हम आगे भी करेंगे। अभी सिर्फ बेस में लेते हैं कि जब 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन ये अच्छा खासा मुश्किल रिएक्शन होता है। चलिए इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं, ये आइसोटोप्स भी हैं उसके। पहला है ड्यूट्रियम और दूसरा है ट्रिटियम। ड्यूट्रियम आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर होता है इसका 2। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और ट्रिटियम है तो ये भी हाइड्रोजन ही, तो प्रोटॉन तो इसमें एक ही होगा लेकिन इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है। तो जब हम इन दोनों को फ्यूज करते हैं, तो ये मान लीजिए वो दायरा है जहाँ हमने वो हीट एनर्जी प्रोवाइड की हुई है, वो कंडीशन सारी दी हुई है जिसकी वजह से इन दोनों ने फ्यूज होना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग फ्यूज कर देते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक बड़े न्यूक्लियस के अंदर। ये अंडर प्रोसेस है, इन दोनों का मिलना, अंडर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग चल रही है अभी, और यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। यहाँ हीलियम मिलेगा साथ में हमें, ये बड़ा न्यूक्लियस है, हीलियम ये मिल रहा है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है इन दोनों को मिलने से, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आप हैरान होंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में तो वाकई बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जब कंपैरिजन किया जाता है तो इसमें उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, उनके मिलने से हमें हीलियम मिल रहा है, और हीलियम देखिए ये हैवी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स के। देखिए जरा इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर भी कम है और यहाँ मास नंबर भी कम है। तो इसी चीज़ को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। when 2 isotopes of hydrogen, this one is deuterium, this one is tritium, they fuse together, they combine together, they form a heavy nucleus of helium. This is also known as alpha particle, ठीक है।
एंड दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज एनर्जी विच इज बीइंग रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ये शुरू हो जाता है जब फ्यूजन रिएक्शन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती भी है, और यही एनर्जी फिर इस रिएक्शन को आगे लेके चलती है। मतलब इसको आपने एक दफ़ा शुरू करवा दिया तो उसके बाद ये चलता जाएगा, ये सेल्फ सस्टेनेबल रिएक्शन है। अब इसकी थोड़ी एनर्जी को समझते हैं। हमने कहा ना ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी कैसे होती है? देखिए, जब 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर, यहाँ तो आपको 2 ही को मिला के दिखाया जा रहा है। इन एक्चुअल क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन को फ्यूज़ करते हैं और उससे हीलियम बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जो उसके मुकाबले में रिलेटिवली हैवी होता है, तो जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में कुछ ऐसे होता है कि 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियर, 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो मिलते हैं आपस में, और वो फ्यूज़ होते हैं, और उससे बनता है एक हीलियम का न्यूक्लियस। साथ में और भी चीज़ें निकलती हैं, न्यूट्रॉन वगैरह, अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज होती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। यकीनन आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, सर वो फिजन में तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये एनर्जी बाहर उसके मुकाबले में दिखने में तो छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन अब जब इसको समझेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये एनर्जी उससे ज़्यादा है। भारत फिलहाल इतना जानिए कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं, और उसकी फ्यूजन से ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। mass of the final nucleus is always less than the masses of the original nuclei। क्या मतलब इसका? हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये जो इनिशियली है कि हमें ये 2 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, और उसके बाद आपको एक बड़ा न्यूक्लियाई मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इस साइड का मास कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इस साइड के मास के साथ, देखिए प्रोडक्ट्स के मास को रिएक्टेंट के मास से कंपेयर करेंगे, तो जैसे फिजन में था वहाँ पे प्रोडक्ट का मास कम आया था रिएक्टेंट के मास से, यहाँ पे भी प्रोडक्ट का मास कम आएगा रिएक्टेंट के मास से, और यही जो मास का लॉस है ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, और ये एनर्जी आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ इक्वेशन में भी दिख रही है, और यहाँ भी डायग्राम में दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मास इक्वल्स इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दिस इज नोन एज मास एनर्जी इक्वेशन। मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो जरा इस फार्मूले से निकालते हैं उसको, उसमें c भी है, तो c एक बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, और जब हम m को c से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे सॉल्व करके करेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी। तो लॉस ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मास, ठीक है बच्चे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं उनके मिलने से बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि हीट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उन 2 छोटे न्यूक्लियाई को मिलाने के लिए, क्योंकि आप देखिए दोनों न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और 2 प्रोटॉन्स को आप करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपस में फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद है। आपको उनको इतना करीब लाना कि उनके दरमियान मौजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाए, जो कि बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, बहुत ही कम फासले पे एक्टिवेट करती है, दूर वाले फासले पे तो वो एक्टिवेट होती ही नहीं है। उनको उतना करीब लाने के लिए आपको ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम सिर्फ इसी हाइड्रोजन की बात कर लें, तो ये जो हाइड्रोजन है इनके 2 न्यूक्लियाई को, एक ड्यूटेरियम वाला न्यूक्लियाई है और दूसरा ट्रिटियम वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई नहीं बोलना चाहिए, न्यूक्लियस बोलना चाहिए। इस ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज़ करने के लिए आप हैरान होंगे कि आपको इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, 3 × 10⁹ केल्विन, 3 क्या इसको तो ट्रिलियन केल्विन, 3 ट्रिलियन केल्विन आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस हीट एनर्जी से इनकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर इनको कभी ना कभी इतना करीब ले आएगी कि फिर इनके दरमियान में मौजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, वो बहुत शॉर्ट रेंज में बहुत करीब आने पे एक्टिवेट होती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट कर जाएगी और इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करेगी तो आगे हीलियम बन जाएगा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतना आसान रिएक्शन नहीं है जितना ये दिखता है, इसलिए अभी तक इसको कमर्शियल लेवल पे अर्थ के ऊपर एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, ठीक है। न्यूक्लियर आर्सेनल्स में तो इस्तेमाल कर लिया हमने इसको, लेकिन वैसे नहीं किया। और वहाँ भी कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले एटम बम को फोड़ते हैं, एटम बम को डेटोनेट करते हैं, और एटम बम के फटने से इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है तकरीबन इतनी होती है, और उसके आगे फिर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन का फ्यूजन रिएक्शन होता है, और उससे फिर आपको हीलियम मिलता है, और उसके बाद जब एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो आगे उस फ्यूजन को लेके चलना शुरू हो जाती है, ये खुद ब खुद आगे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले दफ़ा करवाने के लिए आपको एटम बम को डेटोनेट करना पड़ता है, उसके बगैर ये होता नहीं है।
तो आपको सोचिए, अगर हम इसको किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इतनी एनर्जी हम कहाँ से लेके आएंगे? कि हर दफ़ा हम एटम बम फोड़ेंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो इसलिए हम बता रहे थे आपको कि ये अर्थ के लेवल पर उस तरह से इसको सक्सेसफुली हम इस्तेमाल नहीं कर सके। तो सर फिर इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बेटा आप अगर अपने इर्द गिर्द स्टार्स को देखें, सन को देखें, तो वहाँ पे सारे का सारा हो ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रहा है। सन भी एक स्टार है और बाकी जितने स्टार हैं सब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा लाइट और हीट एनर्जी इमिट कर रहे हैं, वो रिएक्शन कौन सा हो रहा है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। आइए हम इसको समझते हैं। ओके बच्चों, तो आपको बता रहे थे कि सन की सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी? सन एंड स्टार्स वर्क काम करते हैं, वो उनकी जो रोशनी होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। वर्क ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं बेटा? अगर हम अपने सन की बात करें, हमारे सन के अंदर 90% जो है वो हाइड्रोजन गैस है, उससे ये बना हुआ है, और अराउंड 10% जो है हमारा सन वो हीलियम गैस से बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से हीलियम बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये उससे बना हुआ है, कुछ ना कुछ हीलियम से बना हुआ है, और कुछ ना कुछ ये बहुत ज़्यादा इसका पोर्शन हीलियम हाइड्रोजन से बना हुआ है, और ये हाइड्रोजन है जिसकी फिर आपको पता है फ्यूजन हो जाती है। और ये फ्यूजन क्यों हो रही है? तो उसकी वजह ये है कि जो हमारा सन है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोर। ये हमारा सन है, उसका जो सेंट्रल पार्ट उसको कोर बोलते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? आपके बुक में लिखा हुआ है 2 मिलियन केल्विन। 2 मिलियन केल्विन का मतलब होता है 2 × 10⁷ केल्विन। कितना होता है? 2 × 7 केल्विन। मिलियन को अगर आप 10⁶ लिख दें, और बुक में लिखा हुआ है 20 मिलियन केल्विन, आपको बुक में लिखा हुआ है 20 मिलियन केल्विन, तो उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 2 × 10⁷ केल्विन, इतना बनेगा। तो ये हमारी जो सन है उसका सेंटर का जो पोर्शन है जिसको कोर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर वहाँ पे हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर से जो वहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एटम्स में कन्वर्ट होंगे, एटम्स में से फिर इवन आइटम्स जो है वो फिर आगे फर्दर आयनाइज हो जाएंगे, और जब वो आयनाइज हो जाएंगे तो फिर उनका सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट बचेगा। फिर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो मोशन के दौरान में कभी एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं। इधर से एक न्यूक्लियस आ रहा है, इधर से एक न्यूक्लियस आ रहा है, इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है ना, ये कभी ना कभी एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट हो जाएगी और ये फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, ये जो टेम्परेचर आपको बता रहे हैं हम, ये उस टेम्परेचर से अभी भी कम है जो आपको हमने पीछे बताया, और वो टेम्परेचर था 3 × 9 केल्विन। ये टेम्परेचर बताया था आपको हमने जब हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की फ्यूजन करवानी होती है। लेकिन ये सन के सेंटर में भी टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर का कैसे अचीव होता है वहाँ पे? तो याद रखिएगा, ये जो आपको हमने बताया है 90% हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें जितने भी वहाँ पे या यूँ कह लीजिए जो सेंटर का हमने आपको टेम्परेचर बताया है, ये टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर है। ये एक एवरेज टेम्परेचर है, एक एवरेज एटम के पास, एक एवरेज मॉलिक्यूल के पास इतना टेम्परेचर से वो एनर्जी लिए हुए मूव कर रहा होता है। ये एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू है। कहीं ना कहीं इतना टेम्परेचर भी होता है, कहीं ना कहीं इतना टेम्परेचर भी होता है इसी कोर के अंदर, और वहाँ पे फिर ये फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, और जब एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपको बताया सन के सरफेस पे कि कैसे अचीव हो रहा है और क्यों जो है वो अर्थ के ऊपर इसको अभी तक लोगों ने जो है वो कमर्शियल लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सके, अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इस पर बहरहाल कोशिश जारी है। अगर हम इसको इस्तेमाल में ला पाते हैं अपने कमर्शियल लेवल के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, अगर हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं और इससे एनर्जी वगैरह लेके तो उससे बिजली वगैरह और बाकी ज़रूरियात को पूरी कर लें, तो ये मोर देन सफिशेंट होगा हमारी सारी की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। चलो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस लिखना है तो लिख लीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।